नमस्कार। अब समय आ गया है कि कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाए जिन मुद्दों पर चर्चा करने से आमतौर पर लोग परहेज करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दे पर आज मैं चर्चा करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को उससे ना इत्तेफाकी हो, कुछ को बुरा भी लगे, लेकिन ये सब काम भी करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं और उसकी आनुषंगिक इकाई भाजपा 8 साल से सत्ता पर काबिज है। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में सत्ता रही और ऐसे में ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही इस समय भारत का शासन चला रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि उनका शासन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मानने का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कोई भी संगठन, जैसे आरएसएस है, मैं आरएसएस की ही बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ही बात कर रहा हूँ, कोई भी संगठन जो 100 साल पुराना है और उसका दावा है कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है, होगा भी, उससे इनकार नहीं है, तो उसके पास अपनी एक ठोस नीतियां होती हैं समाज को लेकर के, राजनीति को लेकर के, अर्थनीति को लेकर के और भी तमाम चीज़ों पर उसका एक स्पष्ट नजरिया होता है और एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट होता है, योजना होती है कि जब वो कभी मौका पाएगा तो इसके हिसाब से काम करेगा। संघ के साथ एक बात और भी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ, कि एक बंद सा संगठन रहा है और उसके जो बाकायदा मेंबर हैं वही उसके बारे में संपूर्णता से जानते हैं और जो लोग उससे जुड़े नहीं हैं वो नहीं जानते। वो केवल अनुमान लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं या फिर जो हो रहा है उसके आधार पर कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। तो और संघ कैसा है कैसा नहीं, उसकी क्या अवधारणाएं क्या अवधारणाएं नहीं है, उससे आज के इस चर्चा में कोई लेना देना नहीं। केवल एक विषय पे चर्चा करूंगा मैं, और वो चर्चा है आर्थिक मुद्दा। क्योंकि इस समय देश की अर्थव्यवस्था एकदम ढहने के कगार पर है और महंगाई, बेरोजगारी और जो और निर्यात में कमी और ये सब तमाम चीज़ें जो है वो इस समय लोगों को झकझोर रही हैं। अभी उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गेहूं और चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और डॉलर रुपए जो है वो डॉलर और रुपए की मुद्रा में बहुत ज़्यादा अंतर आता जा रहा है, तो शायद 81 हो गया है। इसका मतलब सीधा साधा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में है। अब ऐसे में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है और भी लोगों ने किया होगा, ऐसा नहीं है कि देश की आर्थिक दशा कैसे सुधारी जाए, इस दिशा को लेकर के आरएसएस का कभी कोई वक्तव्य नहीं आया। अभी आज ही एक वक्तव्य आया है, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी ये सब चरम पर है। क्यों है, क्यों नहीं है, और अगर ऐसा है तो पिछले 8 साल में मोदी सत्ता क्या कर रही थी, ये भी एक अपने आप में सवाल उठता है। और ये भी है कि 8 साल पहले से इन्होंने जब से स्थितियां गड़बड़ानी शुरू हुई 3-4 साल से, तब से क्यों नहीं कहा। खैर वो एक अलग बात है। बेसिक बात यह है, ये कहने में आज की तारीख में मुझे कोई संकोच नहीं है कि लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पास कोई इस देश को लेकर के स्पष्ट और सुविचारित आर्थिक नीति है ही नहीं। अब ये इस नतीजे पर मैं कैसे पहुंचा हूं, ये मैं इसको बताने के लिए कुछ 1-2 एग्जाम्पल देता हूं। अटल बिहारी के वाजपेयी के भाषणों से मुझे याद है, लंबे समय तक विपक्षी नेता के तौर पर रहे और उनके जो भाषण होते थे, उन भाषणों का जो सार होता था वो ये होता था कि कांग्रेस का शासन बुरा शासन है और इंदिरा गांधी एक तानाशाह है और भी तमाम कांग्रेस के शासन की बुराइयां ही उनके भाषणों का मुख्य आधार होती थी, जो अभी भी है। नरेंद्र मोदी साहब अभी भी कांग्रेस की बुराइयों का जिक्र करते रहते हैं। उनके भाषणों में मैंने कभी नहीं सुना, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत से भाषण सुने कि अगर हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पर भी एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब नरसिंह राव साहब आए और वो एक अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर के आए और उस नीतियों की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जम के बखिया उधेड़ी, वो स्वाभाविक भी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद प्रधानमंत्री बने नरसिंह राव साहब के बाद, तो उन्होंने उन्हीं नीतियों को और जोर शोर से लागू करना शुरू किया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे और अंत में वाजपेयी जी को जाना पड़ा।
उसी अवसर पर नरसिंह राव ने कहा, उस समय बड़ा जुमला चलता था कि अर्थव्यवस्था की खिड़की खोल दी हमने, नरसिंह राव कहते थे। तो नरसिंह राव जी ने उसी समय संसद में जुमला कहा कि भाई हमने तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और चीजें खराब होने लगी, तो नरसिंह राव ने ये बात कही कि भाई हमने तो अर्थव्यवस्था की खिड़की ही खोली थी, आपने तो पूरा दरवाजा ही खोल दिया, तो अब क्या होगा आप देख रहे हैं। तो वहीं पर से ये चीजें स्पष्ट होने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कह रहा हूं दरअसल मतलब ये है कि वो भारत आरएसएस का ही अनुषंगिक संगठन है, कि आरएसएस के पास अपनी कोई सुविचारित अर्थव्यवस्था या अर्थनीति हिंदुस्तान को लेकर के नहीं, न थी न है, आगे की मुझे नहीं मालूम। अगर होती तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को समय समय पे टोकते, जो उन्होंने तब भी नहीं टोका। सॉरी, उस समय भी ये बात उठाई थी उन्होंने, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, कि ये जो अर्थव्यवस्था है भारत की अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, ये ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन आने चाहिए। लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उस समय भी नहीं कहा कि करना क्या चाहिए, संघ क्या चाहता है इस मुद्दे पर। बस उन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो खराब है। खराब है, बहुत अच्छी बात है, जैसा अब इन्होंने दत्तात्रेय होसबोले ने भी यही बात उठाई। तो करना क्या चाहिए ये भी तो आप ही बताएंगे। लेकिन करना क्या चाहिए इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी अपना कोई विचार पब्लिकली तो नहीं रखा, अपने अंदर अपनी सभाओं में कुछ रखा हो तो मुझे नहीं मालूम। और जैसा लोग बताते हैं और जैसी सूचनाएं कि विजयादशमी में जो इनकी एक राष्ट्रीय वो होता है सम्मेलन, उसमें भी इस किस्म की बातें अनादिकाल से नहीं हुई, अभी भी नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी। यानी एक बात तो निश्चित तौर पे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत की संघ बहुत अच्छा संगठन हो सकता है, भारत राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने की उसके अंदर तमन्ना हो सकती है, इससे मानने से कोई इनकार नहीं, हो भी सकता है ऐसा हो। लेकिन यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के संघ की कोई सुस्पष्ट विचारधारा नहीं है, ये कन्फर्म। और अब इसको कहने में संकोच इसलिए नहीं होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 5-6 साल और मोदी जी का भी 7-8 साल, 13 साल ये बताने के लिए स्पष्ट है, पर्याप्त है कि किसी संगठन की कौन सी विचारधारा है किसी भी नीति को लेकर के, अर्थव्यवस्था को खास तौर से। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि किसी भी व्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था होती है, और यहाँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का इतिहास बताता है कि उसके पास भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई नीति ही नहीं। ये कांग्रेस को गाली जरूर देते हैं, लेकिन यह है कि कांग्रेस लंबे समय तक तो खैर इनका कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन जब ये आए तो उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को और ज्यादा पुअर ढंग से लागू किया, जिसके नतीजे सामने हैं। अटल जी के जमाने में भी उनके अंतिम समय में आने लगे थे, और मोदी जी के जमाने में भी लोग देख ही रहे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगा, चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए इस बात को बताना मैं उचित समझता हूँ। संघ जो है, आप कायदे से अगर देखें, ऑब्जर्व करें, तो संघ जो है अपना आदर्श पेशवा को मानता है, मानना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और पेशवा की जो परंपरा है उसको वो छत्रपति शिवाजी से जोड़ता है। यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूंगा कि पूरे मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी ने उसको इस्टेब्लिश जरूर किया था, लेकिन मराठा साम्राज्य के सारे आदर्श जो भी थे वो शिवाजी के साथ ही तिरोहित हो गए। शिवाजी के बाद और मराठों के नष्ट होने तक 1820 तक जो कुछ भी था वो शुद्ध सत्ता संघर्ष था, जो पहले औरंगजेब के साथ हुआ और उसके बाद फिर वो अंग्रेजों के साथ हुआ। अंग्रेज और उस पूरे सत्ता संघर्ष का जो नतीजा है वो ये हुआ कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई में और जो मुगलों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में, और उसके बाद जो मुसलमानों, मुगलों के और जो बाकी जो देशी शक्तियां थी और अंग्रेजों के साथ जो मराठों की लड़ाई हुई, उसमें मराठों ने केवल एक काम किया कि जिनको उन्होंने अपने अधीन किया उनसे चौथ और सरदेश मुखी वसूल किया। यानी उस दुर्वस्था में भी जो उनके पास खजाने में था उसका 1/4 हिस्सा और 10% जीएसटी या सरदेश मुखी वो ले लेते थे। उन इलाकों की व्यवस्था के लिए उनके पास कोई मतलब योजना नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि मराठा साम्राज्य जब 1820 में ध्वस्त हुआ तो उस समय अंग्रेजों और मुगलों और मराठों का जो आपसी संघर्ष था, उसके चलते भारतीय राष्ट्र राज्य की दशा इस कदर खराब हो गई थी कि आप उस जमाने का इतिहास उठा के देख लें कि उस समय पूरा भारत जो था वो तरह तरह के अपराधियों के गिरोह में, जंगल में फंस चुका था, जिसमें से एक अपराधियों को जो एक समूह था वो ठग कहलाता था,
जो लोगों को लूट करके और पीले रुमाल से उनको मार डालते थे, जिसके बारे में आप इतिहास में डिटेल पढ़ सकते हैं। तो विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल बना और वो उसने इस चीज़ को देखा, तो उसने ये कहा, उस जमाने में एक स्लीमैन था, कर्नल स्लीमैन को बेंटिक ने बुलाया और उसने कहा कि इन ठगों का उन्मूलन करो और इनको मारने के पहले इनका इंटरव्यू लो, ताकि ये पता चल सके कि किन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में ये इतने दुर्दांत अपराधी बने, और उस इंटरव्यू को एक किताब की शक्ल दो। तो एक किताब लिखी गई उसी समय, कन्फेशन ऑफ ए ठग, आप उसको अभी भी पढ़ सकते हैं, मिल जाएगी। उस कन्फेशन ऑफ ठग को किताब को पढ़ करके, ठगों का मैंने पढ़ा उस किताब को, ठगों का जो इंटरव्यू लिया गया उनको मारने के या उनको कारागार भेजने के या उनमें से कुछ को सुधारने के क्रम में, उसमें उन्होंने यही बताया कि सत्ता की लड़ाई में भारतीय सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था इस कदर बर्बाद हो गई थी कि उनको सिवाय अपराधी बनने के और कोई चारा नहीं था। बहरहाल अंग्रेज कई मामलों उनकी तारीफ करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। विलियम बेंटिक ने उस पूरी उसको एक किताब की शक्ल दी, और वो जो किताब है कन्फेशन ऑफ ए ठग, वही कालांतर में भारतीय दंड संहिता जो 1863 में बनाई, जिसके हिसाब से वे भी शासन चलाते हैं, आपराधिक शासन चलाते हैं, उसको आधार जो था आईपीसी का, उस कन्फेशन ऑफ ए ठग को बनाया गया ताकि उन सामाजिक आर्थिक स्थितियों के हिसाब से दंड और कानून बनाए जा सके जो बने भी। और इससे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और कहना भी चाहिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कि कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जो दिखाई दे रही है, आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए या चैनल्स देख लीजिए, अब बढ़ते हुए अपराधों का जो मतलब वो है, क्या नाम है, जो क्रम है, जिस और अपराध भी नए तरीके के आ रहे हैं, जैसे नौकरी के नाम पे लोग ठगी कर रहे हैं, और क्रिमिनल क्या नाम है, साइबर अपराधी बढ़ रहे हैं, और इस तरीके के जो अपराधों के जो नए नए तरीके सामने आते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी बेरोजगारी से उपजी और महंगाई से उपजी हताशा और कुंठा को दर्शा रहे हैं, जिसमें आदमी के पास अपराध करने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा है। इस दिशा पे भी हमको सोचना चाहिए, और अगर कुछ हो सके तो करना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां अंततः भारतीय राष्ट्र राज्य पर भारी पड़ेंगी, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो मैं बना के आपको दिखा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।